चलो बेटा, हमने दो इंपोर्टेंट तो पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब थर्ड पॉइंट देखो आप। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत ही वर्थी पॉइंट है। क्वेश्चन इससे आते हैं अक्सर, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलो भाई, हमने पहला पॉइंट ये पढ़ लिया था कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, और अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 रह जाएगी, या फिर डिस्टेंस की वैल्यू हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद हमने ग्राफ बना लिया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राफ कैसे बनेंगे दोनों तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो कैसे ग्राफ बनेंगे। अब थर्ड पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। बहुत ध्यान से शुरू से समझते हुए चलना है इसको। न्यूट्रल पॉइंट, सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट समझते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो, या ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट एट विच नेट फोर्स, अगर कोई चार्ज नहीं रखा है तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अगर चार्ज रखकर हम चेक करें न्यूट्रल पॉइंट को, तो चार्ज रखकर न्यूट्रल पॉइंट को चेक करेंगे कि उस पर नेट फोर्स निकालेंगे। वो नेट फोर्स क्या आना चाहिए हमारा, जीरो। ठीक, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा न्यूट्रल पॉइंट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है हमें क्वेश्चन में। देखो कैसे कैसे चीजें करेगा। केस 1, पहला केस लेता हूं मैं, ठीक है। पहला केस है टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बहुत ध्यान से पढ़ना, खूब डिटेल में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को मैं, ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जैसे एक चार्ज ये रखा हुआ है Q, एक चार्ज ये रखा हुआ है Q। और थोड़ा सा चलो उसको डिटेल में थोड़ा सा यहां बना लेते हैं इस डायग्राम को। यहां ये, ठीक, ये वाली लाइन तो हुई एक्सिस, ये लाइन हो गई आपकी एक्सिस, और ये लाइन हो गई आपकी इक्वेटर। ठीक है। अब अपने को न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। वो पॉइंट पता करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिले। तो वेक्टर का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब पूरे रीजन में हमें न्यूट्रल पॉइंट पता करना है कि कहां हो सकता है। अब कॉमन सेंस का यूज करूंगा मैं। पहले इक्वेटर पर बात करता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं इक्वेटर पे, तो दोनों लाइक चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, अलोंग द लाइन होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस वाले का भी अलोंग द लाइन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इनके बीच का एंगल है थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड E1 का और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो क्या बच्चों ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं? क्या ये
दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स किसी एंगल पर लगे तो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट जीरो कब होगा? जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स बिल्कुल ऐसे अपोजिट लगे। ये अपोजिट तो नहीं है, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में जब टू लाइक चार्जेस दे रखे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो अलोंग द इक्वेटर हमें नल पॉइंट या फिर कहें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लो। अच्छा, आप देखो, अगर चलो सर ये चार्ज लाइक ना होते, अनलाइक होते, तो क्या तब मिल सकता था क्या? तब भी नहीं मिल सकता। ठीक है, देखो, अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहता, और इसकी वजह से अगर ये माइनस ले लेते हम तो इधर होता, तो तब भी देखो इनका वेक्टर सम जीरो नहीं हो सकता था। इनका वेक्टर सम जीरो नहीं हो सकता था। ठीक है, चलो, तो जैसे इस पॉइंट पे इक्वेटर पे यहां कहीं जीरो नहीं हो सकता, ऐसे ही यहां पे कहीं जीरो नहीं हो सकता। यानी कि इधर भी हम बात करेंगे तो देखो, इधर भी ऐसे E1, इधर भी ऐसे E2। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन निकल के आया, हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि फॉर टू लाइक चार्जेस, फॉर टू, ये सारी कंक्लूजन नोट करते हुए चलना बेटा, इन्हीं कंक्लूजन्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। फॉर टू लाइक चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट कैन नॉट बी obtained at equator। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर टू लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट कैन नॉट बी obtained एट इक्वेटर। ठीक, इसको नोट कर लो। अगला पॉइंट देखो कि साहब इक्वेटर पे तो नहीं मिलेगा, तो अब देखते हैं कि एक्सिस पे कहां मिलेगा। अगर मिलेगा तो देखो, ये Q, अब अलोंग द एक्सिस हमें देखना है। अब एक्सिस में हमारे पास तीन जगह मिलती है हमें। एक तो रीजन ए लेफ्ट वाली चार्ज के लेफ्ट में, दूसरा रीजन दोनों चार्जेस के बीच में, तीसरा रीजन बेटा राइट वाली चार्ज के राइट में, सी में। ठीक, चलो अब देखते हैं पहले एक बार, इस रीजन में न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है या नहीं। ठीक है, इधर देखते हैं। मान लो मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया जिसकी डिस्टेंस इस वाली चार्ज से x है, जिसकी डिस्टेंस इस वाली चार्ज से x है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली r है। ठीक, इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट पता करना है। तो इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। और मैं इसको लिख सकता हूं कि E1 शुड बी इक्वल्स टू माइनस E2, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल पाएगा। चलो मैं यहां पर बात करता हूं इस चार्ज की वजह से। मान लो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। इसकी वजह से देखा जाए E1 हो गया K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लो, माइनस आई कैप। ठीक,
इस वाले चार्जेस की वजह से देखो इस पॉइंट पर, तो दोनों की अगर हमने नेचर सेम लिए हैं तो देखो इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आर प्लस एक्स, और डायरेक्शन कौन सी, ये भी माइनस आई के है। तो बच्चों जब E1 और E2 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है तो इनके आउटसाइड लेफ्ट वाली साइड में रीजन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में हमें नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा जो बात इस तरफ के लिए है सिमेट्रिकली देखो वही बात तो इस रीजन सी के लिए भी तो अप्लाई होगी। देखो यहां से कोई पॉइंट मान लो तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ये भी पॉजिटिव है इसकी तरफ से भी इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ऐड हो गए, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं, ध्यान रखना लाइक चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इक्वेटर पर जीरो नहीं हो सकता और दूसरा एक्सिस पर इन दोनों चार्जेस के मिलाने वाली लाइन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, यानी कि वहां पर नल पॉइंट नहीं मिल सकता। अब हमारे पास एक जगह बची है, रीजन बचा है, रीजन बी। बी पे देखते हैं, बी पे देखते हैं, बी वाली रीजन है बी वाली रीजन में देखो आप ये Q ये Q, इनके बीच की डिस्टेंस R, ठीक। अब मान लो इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर मैं विचार करता हूं, मान लो इस पॉइंट पर, तो आप देखना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 उस तरफ होगा, इस वाले चार्ज से इधर देखेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइंड। इसकी तरफ से इधर बिल्कुल सही, इससे देखेंगे ये पॉजिटिव है, इस तरफ देखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि इनके बीच में अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, क्या होंगी, तो भाई डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। अब देखना है कि क्या इनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि हाँ इन दोनों के बीच में हो तो सकता है, लेकिन उसको मैथमेटिकली एक बार प्रूव कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट मैंने लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नल पॉइंट है, ठीक है। तो देखो E1 इसकी वजह से के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला डायरेक्शन यहां से हम देखेंगे इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से तो प्लस का आई कैप, मैंने उसको प्लस का आई कैप ले लिया, ठीक। E2 इस चार्ज की वजह से इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो उसको लिखेंगे हम के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी बची, ये r की x, तो ये बची r माइनस एक्स, तो ये बचा r माइनस एक्स का स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस आई, ठीक। तो देखो अगर इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। लो कर दो, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू जीरो। देखो E1 कितना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, ये माइनस है, माइनस के क्यू अपॉन
आर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप, माइनस को इधर लिख दिया बाहर, इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आई कैप, आई कैप आई कैप। ठीक है, इसको लिखे रहेंगे तो आई कैप को, आई कैप। ठीक, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ठीक है, ये भी कैंसिल, तो हमें मिली वैल्यू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स और r इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू r बाई 2, x इक्वल्स टू r बाई 2। क्या ये पॉसिबल है x की वैल्यू r बाई 2 के r की आधी हो? पॉसिबल है। और r बाई 2 मतलब मिडिल पॉइंट पर, यानी कि ऐसा कहां पॉसिबल है? इनके ठीक बीच में। कहां पॉसिबल है? इनके ठीक बीच में, मिडिल पॉइंट पर, इनके ठीक बीच में मिडिल पॉइंट पर। तो बच्चों फर्स्ट केस में हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया? फर्स्ट केस में हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया? वो ये निकल के आया, देखो ओवरऑल कंक्लूजन। मैं पूरी बात को एक कंक्लूजन में खत्म कर देता हूं, ठीक है? क्या कंक्लूजन है? The neutral point for two like charges of same magnitude is found at the middle point of the line joining them। जो लाइन इनको मिला रही है उस लाइन को मिलाने वाले ठीक मिडिल पॉइंट पर होगा। ठीक, अब ये बात है, अब जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो इस बात में नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन में आपको घुमा के कहीं देगा कि लेफ्ट साइड की बात करेगा, राइट साइड की करेगा, इक्वेटर की करेगा, तो वो भी अपने को पता होनी चाहिए। वो बात क्या हम देखेंगे? इन दिस केस, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट इज, अब बच्चों के इतना पता होता है, जैसे इक्वेटर की और आउटसाइड की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को बिल्कुल कंफ्यूज ना होके क्लियर कट लेना है कि यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इस जगह पर नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट होना चाहिए। तो इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट इज नॉट फाउंड outside the charges anywhere, चार्जेस के आउटसाइड न इधर कहीं नहीं मिलेगा, आउटसाइड एनीवेयर। जैसे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ कहां मिलेगा? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ठीक बीच में। कब मिलेगा? जब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों चार्जेस के नेचर सेम हो, चाहो तो प्लस प्लस हो, चाहो तो माइनस माइनस हो, लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आई? पहला कंक्लूजन। चलो बच्चों, केस 1 हमने पढ़ लिया कि भाई अगर दो सेम नेचर के चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज अगर रखे होंगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेटर पे नहीं होगी। इक्विलिब्रियम उनके साइड में, दोनों चार्जेस के साइड में भी नहीं मिलेगी। इक्विलिब्रियम कहां मिलेगी?
बीच वाले पॉइंट पे। पहला केस हमने समझ लिया। चलो दूसरा केस, सपोज नेचर तो सेम है, चार्जेस का नेचर तो सेम है, चार्जेस आर लाइक, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, अब हमें पता करना है कि साहब कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा। चलो देखते हैं। लेट अस सपोज इसको मैं मान लूं Q, दूसरा चार्ज 2Q, तो नेचर तो सेम हो ही गए दोनों के, हो ही नहीं हो गए, नेचर सेम हो गए लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गए। अब देखना है अपने को कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां का मिल सकता है। तो हमारे पास कौन कौन सी जगह है जहां पर हम ढूंढने जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट को, न्यूट्रल पॉइंट को कहां ढूंढने जाएंगे। चार्जेस के लेफ्ट साइड में, चार्जेस के राइट साइड में, चार्जेस के बीच में, या फिर इस इक्वेटर पे कहीं, या फिर इस इक्वेटर पे कहीं। ठीक है बच्चों, चलो भाई इक्वेटर पे देख लो, यहां देखो, यहां से बात करते हैं। तो अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। क्या बच्चों ये इक्वल हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो सकते हैं, आगे पीछे इसको कर लो, मिड पॉइंट की बजाय इधर ले लो इधर ले लो, लेकिन डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही नहीं। तो इक्वेटर पे कहीं भी हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करके देख लो, यहां देखो लोएस्ट पॉइंट पे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, along the line away from positive charge, along the line away from positive charge। अब ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होती तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते, कैंसिल तो कभी नहीं कर रहे, ठीक। यानी कि इस परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर कहां देखें, चलो ये हमारा क्लियर हो गया कि भाई परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। अब देखते हैं ए रीजन में, ए रीजन में क्या होता है। देखो ए पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों से अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब इनकी डायरेक्शन ही सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम होने की संभावना खत्म ही होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। इस तरफ देखो सेम, इधर तरफ इधर 2Q की वजह से, Q की वजह से इधर, वहां भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल रही। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देख ली, बीच में देख लेते हैं कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है। देखिए बेटा, मान लो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है और ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस r माइनस एक्स, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, r, ठीक है। तो यहां मैं देखता हूं कि हम मिलने की संभावना है या नहीं है। तो संभावना के लिए सबसे पहले क्या तलाशेंगे हम, यहां पर इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी। तो इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ये दोनों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, अपोजिट। अपोजिट है तो इसका मतलब यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एंड ड्यू टू 2Q is same, then we may find out the null point at this point. Okay.
Now, if null point is present here, then vector sum of electric field due to q and due to q should be 0. अगर इस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होगा. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2. तो अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, 0. तो देखो 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा. E1 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, KQ upon x square, direction is towards positive x axis, I cap. E2 KQ, ये distance r minus x whole square, direction is towards negative x axis, minus I cap. If equilibrium is there, then vector sum must be equals to 0. So E1 plus E2 should be equals to 0. E1 कितना हुआ, देखो इधर, E1 हुआ KQ अपॉन x स्क्वायर I कैप, ठीक, माइनस K, ये E2 इस वाले चार्ज की वजह से, तो ये Q की वजह क्या आ जाएगा, 2Q, तो माइनस K इंटू 2Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर I कैप इक्वल्स टू 0. ये नेगेटिव को इधर ले आए बाहर, तो ये नेगेटिव उधर 0, ये उस तरफ चला गया, तो हमें मिला KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2KQ, उधर चला गया प्लस का हो गया, अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, आई कैप कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, r माइनस एक्स अपॉन x इक्वल्स टू 2, तो बच्चों ये हमें मिलेगा r माइनस एक्स अपॉन x इक्वल्स टू √2, r माइनस एक्स अपॉन x इक्वल्स टू √2, और r इज इक्वल टू √2, यार हो गया आपका r माइनस एक्स इक्वल्स टू √2x, r माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x, और r इज इक्वल टू √2x प्लस x, और x कॉमन ले लिया इसमें से, तो √2 प्लस 1 इक्वल्स टू r, और x इज इक्वल टू r अपॉन √2 प्लस 1. ठीक, क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बिकॉज x की वैल्यू इज लेस देन r. ठीक, यानी कि यहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, r अपॉन √2 प्लस 1. ठीक, अब r माइनस एक्स, अब आप एक चीज देखो, ये x इज इक्वल टू r अपॉन √2 मीन्स 1.41 प्लस 1, x इज इक्वल टू r अपॉन 2.41. तो जो x की वैल्यू है बच्चों, ये r/√2 से r/2 से कम है, x की वैल्यू कितनी आई, r/2 से कम आई है, यानी कि जो x होगा बेटा वो किस तरफ होगा, x नल पॉइंट दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज. क्या होगा, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज. चलो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें. मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी वैल्यूज ले लो और फिर देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है. ठीक है, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज फाउंड at the line joining the two charges nearer to smaller one. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. देखो
कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप ले लो 1 कूलम 4 कूलम, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस ले लो आप 4 मीटर, ठीक है बच्चों। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। अच्छा इतना तो कंफर्म हमें हो गया कि लाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना, तो लाइक चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, इक्विलिब्रियम ना तो इधर आएगी ना इधर आएगी, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं आएगी, इतना हमें पता चल गया था। और लाइक चार्जेस के लिए अभी तक के दो कंक्लूजन में नल पॉइंट हमें दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही मिलता है, इनके भीतर। चलो मैंने इस पॉइंट को मान लिया x, मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया x, तो यहां पर नल पॉइंट है सपोज, ठीक है। तो अगर यहां पर नल पॉइंट है तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं, डायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम। 1 कूलम की वजह से इस तरफ डायरेक्शन होगी, 4 कूलम की वजह से इस तरफ डायरेक्शन होगी, है ना। तो चलो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज इक्वल रख देता हूं, E1 इक्वल्स टू E2 अगर नल पॉइंट है तो। देखो K Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू K, अब ये वाला चार्ज Q अपॉन ये X, टोटल 4, तो ये कितनी बची 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, K से K कैंसिल, तो आपका आंसर आया 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x और 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। कितना आंसर मिला हमें, x इज इक्वल टू 1.33 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी 4 मीटर, और हमें नल पॉइंट कहां मिल रहा है, यहां से 1.33 मीटर पे। तो हमारा कंक्लूजन बेटा साफ हो गया कि अगर तो लाइक चार्जेस हैं तो नल पॉइंट हमेशा उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उस लाइन पर हमें मिलेगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो उस लाइन पर ही मिलेगा जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, और थोड़ा सा किसकी तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ। किसकी तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ। आई बात बच्चों समझ में? चलो देखो बेटा, तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा पढ़ाई का, हमें ये समझ में आया, और पिछले वाले कंक्लूजन से थोड़ा सा और एडवांस हमें ये समझ में आया, इफ there are two like charges, if there are two like charges, ठीक, if there are two like charges, then equilibrium या null point या neutral point will be found on the line joining the two charges। यानी कि अगर तो लाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगी बच्चों, उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मिलेगी, या फिर कह सकते हैं बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में मिलेगी, ठीक। अब इसमें दो कंडीशन हो गई, अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है या दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इफ magnitudes are same, then null point, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो नल पॉइंट कहां मिलेगा, नल पॉइंट इज जस्ट एट मिडिल पॉइंट। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो नल पॉइंट कहां मिलेगा, उनके ठीक बीच वाले पॉइंट पे। एंड if magnitudes are different,
अगर उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो नल पॉइंट किस तरफ मिलेगा। अब अपने पास देखो वापस से 3 सेक्शन हो गए, 3 रीजन। एक देखो जैसे ये मिडिल पॉइंट है, तो 2 रीजन अपने पास हो गए, इस तरफ इस वाले पार्ट में, ये इस वाले पार्ट में, ये मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पे कब मिलेगा, जब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है तब। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो 2 कंडीशन हमारे पास बनती हैं, या तो इस वाले पार्ट पे या उस वाले पार्ट पे। तो अभी हमने क्या सीखा बेटा, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके हमें क्या पता चला कि अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं तो नल पॉइंट किस तरफ मिलेगा, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर। और जो छोटा वाला चार्ज होगा, सपोज ये जो चार्ज है, ये हमने यहाँ पे क्या माना था 1 कूलम, ये क्या था 4 कूलम, तो छोटे वाले चार्ज के नजदीक नल पॉइंट कहां मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के नजदीक, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर। एंड इफ मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट then null point will be near to smaller charge। आई बात समझ में। तो आप इस कंक्लूजन को याद रख सकते हैं, तो और फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन था आप उसको भूल सकते हैं, क्योंकि इसी में सारी बातें आ गई हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या था कि अगर 2 चार्जेस हैं, सेम नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां मिलेगा, उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर, ठीक बीच में। अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग है और नेचर सेम है, तो नल पॉइंट कहां मिलेगा, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर, छोटे वाले चार्ज के नजदीक। याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 2 केस हो गए अपने पास, थर्ड केस देखो। केस 3 देखो, केस 3 2 केस हो गए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। थर्ड केस, same magnitude but nature of charges is opposite। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनका नेचर अपोजिट है, उनका नेचर अपोजिट है। अच्छा, तो देखो मान लो यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, नेचर डिफरेंट है। चलो भाई फिर वही पहले की तरह कहानी कर लेते हैं, इसके ऊपर नीचे देख लेते हैं। तो सिमेट्रिकल बात है, तो नहीं किसी भी पॉइंट पे देख लो आप। इक्वेटर पे देखें हम, इस पॉइंट पर हमने देखा। अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम इस पॉइंट पे 0 हो सकता है? मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डिस्टेंस पे अगर ठीक बीच में लेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट से अगर पास करती हुई लाइन लेंगे तो। लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट है? और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आने की कंडीशन क्या है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो यानी कि इक्वेटर पे इस रीजन में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, तो यानी कि आप एक बात समझो बच्चों, इक्वेटर पे तो न्यूट्रल पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। ये थर्ड केस हम देख रहे हैं, इक्वेटर तो मिल ही नहीं रहा है। गौर करना इस बात को, दिमाग में रखना, लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो वापस अपने पास वही रीजन नंबर ए, रीजन नंबर बी और रीजन नंबर सी देखेंगे अब इस तरफ। हाँ, यहां देखो आप, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस x, तो यहां पर एक नई चीज मिलेगी अब हमें कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। चलो भाई ठीक है, यानी कि डायरेक्शन तो अपोजिट आ गई। अब बस इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है कि मैग्नीट्यूड और इक्वल आ जाए। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ गए तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। आओ देखें मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखो भाई E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन x स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस आई है, ठीक। और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, वैसे भी थ्योरेटिकली हमें समझ गए। E2 इसकी वजह से KQ अपॉन ये डिस्टेंस, देखो R ये है, X ये है, तो यहां से डिस्टेंस हो गई R प्लस X का स्क्वायर, डायरेक्शन इज कोसाइन है। तो ये तो ओके, हाँ डायरेक्शन अपोजिट है। बट मेरे बच्चों थोड़ी सी बुद्धि लगा के देखो, क्या इसके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं? अरे क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये बराबर है, इक्वल है? यानी कि इस बार क्या हुआ, जब अपोजिट नेचर की चार्ज थी, तो इस बार क्या हुआ कि इस बार डायरेक्शन तो अपोजिट मिल गई, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट थे, यानी कि हमारे ये पॉइंट भी इस बार इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बन पाया। इस तरफ भी चलो उस तरफ ट्राई करते हैं। तो आप देखो बेटा, अगर मैं इस तरफ ट्राई करूं तो ड्यू टू सिमेट्री ऐसी क्या अलग बात हो गई वहां से आने में? सेम ही सिमेट्री की वजह से जो काम वहां हुआ वही काम यहाँ हुआ। तो यानी कि ए पे भी नहीं मिला और सी पर भी नहीं मिला। तो सर वो तो पहले भी नहीं मिला था दोनों केसेस में, हाँ तो थर्ड में भी नहीं मिला। तो फिर इसमें क्या नई बात होगी, आप देखते हैं कुछ नया है इसमें, इस वाले केस में कुछ तो नया है। आप देखो समझते क्या है इसमें नई बात है। अब एक बार बीच में ट्राई करते हैं। तो आपको लग रहा है सर बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट मिल ही जाएगा, हर बार दोनों लाइंस को मिलाने वाली दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, इस बार भी मिल जाएगा। आप देखते हैं क्योंकि ऊपर नहीं मिला, नीचे नहीं मिला, दाएं नहीं मिला, बाएं नहीं मिला, तो सब बीच में तो मिलेगा ही नहीं, एक ही तो जगह बची है। आप देख लेते हैं, अपने कॉमन सेंस को एकदम जगा देते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस को बोलते हैं चार्जर, तो कॉमन सेंस यूज करना शुरू करते हैं। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, कोई भी पॉइंट, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, इधर ले लो, उधर ले लो, बीच में ले लो, कहीं भी ले लो। अब इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? उस तरफ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज क्या मिला? क्या समझे? अगर दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकती, कहीं भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आई? हाँ, तो क्या कंक्लूजन निकला? थर्ड कंक्लूजन। ध्यान रखना बेटा, जब आप नीट में या जेईई में क्वेश्चंस करोगे तो ये कंक्लूजन होते हैं ना, यही काम आता है। ये इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना होगा आपको। तो थर्ड कंक्लूजन, इफ magnitude of charges is same but nature is opposite, then we cannot find out null point anywhere। हमें कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा।
समझ में आई? हाँ, तो क्या बात समझ में आई बच्चों अब तक जो हमने पढ़ लिया कि अगर चार्जेस के नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ठीक मिडिल पॉइंट पर मिलेगी। और अगर नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो भी दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगी, लेकिन किस तरफ? छोटे वाले चार्ज की तरफ। और अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, तो हमें कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। तो हमें कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। ये हमारे इस वीडियो का 3 कंक्लूजन हो गए। ठीक है, फटाफट से बच्चों नोट करो। ठीक है, उसके बाद फिर अगला केस समझते हैं। देखो बच्चों, अब देखें 4th केस। तो अभी तक हमने जो केस पढ़े, उस केस में पहले केस में था सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर। उसमें हमने पढ़ा सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर। सेकंड केस हमने पढ़ा आपका सेकंड केस हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट थे, नेचर सेम था। थर्ड केस हमने पढ़ा नेचर डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड। फोर्थ केस, इफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर both are different, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और नेचर भी डिफरेंट। जैसे ये Q ले लो, ये -4 Q ले लो, ये Q ले लो, ये -4 Q ले लो। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गए और नेचर भी डिफरेंट हो गए। ऐसा केस हो तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगी? अब इस पे बात करनी है। यहां कहीं इक्विलिब्रियम, कहीं भी यहां देख लेते हैं, ऊपर नीचे ड्यू टू सिमेट्री कहीं भी बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इस चार्ज की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से इधर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट पर हमें नल पॉइंट नहीं मिल सकता, इस पॉइंट पर हमें नल पॉइंट नहीं मिल सकता। ठीक है, ये दोनों केस खत्म। अब इधर देखो, ये रीजन ए, ये रीजन आपका बी और ये रीजन सी। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें एक बार बीच में देखते हैं, क्या बीच में मिल सकती है? नहीं, यहीं से देख लेते हैं। चलो रीजन है, जैसे चल रहे हैं अपना वैसे चलते हैं। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन क्या इस पॉइंट पर इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है? भाई नल पॉइंट के लिए ये तो जो दो चीजें देखनी है हमें, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्ज की वजह से, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। तो डायरेक्शन में तो अपोजिट आ गई, मैग्नीट्यूड में देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में एक बार देख लेते हैं। तो देखो इसकी वजह से E1 को क्या लिखेंगे हम? तो डायरेक्शन में तो आई गए, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की बजाय हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं डायरेक्टली, है ना। तो E1 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन, ये डिस्टेंस यहां से मान लो कितनी, x, KQ अपॉन x स्क्वायर। इसकी वजह से अगर ये डिस्टेंस r है वही अपनी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, अब तो समझ में आ रहा होगा, फास्ट फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। KQ अपॉन, अच्छा ये Q कितना है, 4 है, अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये कितनी है, R प्लस x। अब इनको कंपेयर करो आप, KQ अपॉन x स्क्वायर, 4KQ अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करते देखो,
इस वाले केस में इसके कंपेरिजन में देखो, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, मतलब ये और ये इक्वल हो सकते हैं। इसमें न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो सकता है। अच्छी बात समझ में आई? देखो कंपेयर करेंगे तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्या 4 KQ अपॉन आर एक्स प्लस स्क्वायर के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ तब नहीं होता जब ये बढ़ रहा था और ये कम होते जा रहा था। देखो अब दूसरी तरह से कंपेरिजन करो, इस वाले से ये इधर भी बढ़ा और नीचे भी बढ़ा, इसको हम इससे कंपेरिजन करेंगे तो देखो इसके कंपेरिजन में न्यूमरेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वाले बच्चे इस बात को समझ जाओगे कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। सोचो अगर ये बढ़ता जाता और ये कम होता तो ये इक्वल नहीं होते। और समझो इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से समझते हैं, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो ये क्या होगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, है ना, और r प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x, r प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 2x, और r इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, r इज इक्वल टू x। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, यानी कि यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगी, इसके लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम मिलेगी। तो ध्यान दो बेटा, ये इक्विलिब्रियम किस तरफ है? आउटसाइड द लाइन है और छोटे वाले चार्ज के पास है, बड़े वाले चार्ज के पास नहीं है। आखिर इसको मैं पूरे इसका कंक्लूजन बताऊंगा अभी मैं, यानी कि ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, यानी कि यहां पर पॉसिबल है, अभी ये हमने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट पर पॉसिबल है चार्ज। ठीक, और देखो अब मैं बात करता हूं इसके दोनों चार्जेस के बीच में, बी रीजन में, बी वाले रीजन में। तो देखो बी वाले रीजन में इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट साइड में, यानी कि इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सी रीजन में, सी रीजन में इसमें, इस वाले रीजन में मान लो इस पॉइंट पे बात करनी है अपने को, और ये डिस्टेंस है यहां से x, ये डिस्टेंस x है, इसकी वजह से इधर क्योंकि पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर, तो डायरेक्शन तो अपोजिट आ रही है। अब देखते हैं क्या इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। देखो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वजह से के 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं? देखो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, हेंस E1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू E2, E1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू E2। देखो अच्छा ऐसे भी देख सकते हो आप कि KQ अपॉन 4KQ
इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इधर देखो के क्यू 1/4। इस केस में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इस केस में डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या ये रेशियो 1/4 आएगा? ये रेशियो 1 से कम आएगा? नहीं, ये रेशियो क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। तो ये रेशियो 1 से ज्यादा और ये वाला रेशियो 1 से कम, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये इक्वल नहीं हो सकते। तो बच्चों फोर्थ केस का हमारा कंक्लूजन क्या निकला? फोर्थ केस का कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, चार्जेस के नेचर भी डिफरेंट, तो जो नल पॉइंट है वो नल पॉइंट दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में नहीं मिलेगा, लाइन पर नहीं मिलेगा, आउटसाइड द लाइन मिलेगा, आउटसाइड द लाइन मिलेगा। और किस तरफ? बड़े वाले चार्ज की तरफ या छोटे वाले चार्ज की तरफ? छोटे वाले चार्ज की तरफ। किसकी तरफ? छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो बच्चों हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया? हमारा कंक्लूजन निकल के आया फॉर टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड opposite nature charge for two different magnitude and opposite nature charge, equilibrium या फिर नल पॉइंट बोलो आप, है ना? इक्विलिब्रियम या फिर नल पॉइंट will be found on the line, जो लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस पे ही मिलेगा, बट आउटसाइड द चार्जेस नियर टू स्मॉलर वन, ये हमारा फोर्थ कंक्लूजन निकला। ठीक, और ध्यान देने वाली बात, हमने जो अभी तक पढ़ाई करी उसमें जो चार्ज थे, ध्यान रखना बेटा, बहुत ध्यान से समझना बात को, एक एक को। जो हमने चार्ज रखे वो चार्ज क्या थे? फिक्स थे। वो चार्ज क्या थे बच्चों? जो भी हमने रखा, प्लस रखा, माइनस रखा, सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कुछ भी रखा, उसमें वो चार्जेस क्या थे बच्चों? फिक्स। और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी। तो ध्यान रखना, ये हमने फिक्स कर रखी थी, और हो सकता है उसके लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हो। ये फिक्स थे, ये कंडीशन ध्यान रखना। तो हमने नल पॉइंट निकाला, तो हमने नल पॉइंट वो निकाला कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो उस पर आप चाहे Q चार्ज रखो, चाहे 2Q रखो, चाहे 4Q रखो, या -8Q रखो, कुछ भी रखो, उस पर फोर्स नहीं लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब नल पॉइंट कहां है? क्या वो उस चार्ज पर डिपेंड करता है कि जिस चार्ज को रखा जा रहा है? नहीं, वो उन चार्जेस पर डिपेंड करता है जिन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर नल पॉइंट निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आप नल पॉइंट पे Q रखो, 2Q रखो, 4Q रखो, नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इन चार्जेस की वजह से सपोज यहां नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे किसी भी आप चार्ज को रखोगे तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप एक बार पूरा जो हमने ये चारों कंक्लूजन थे, इन चारों कंक्लूजन को बना के एक कंक्लूजन कर देते हैं। चारों को बना के क्या कर देते हैं? एक कंक्लूजन कर देते हैं। देखो क्या, पूरी बात लिख देते हैं, जितना भी मैंने अभी एक नल पॉइंट के बारे में पढ़ाया है उसको रख देते हैं। ठीक है, उसको एकदम शॉर्ट कर देते हैं, है ना? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहना है, when two charges
are fixed at some distance. When two charges are fixed at some distance, अगर दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया, ठीक है, दो चार्जेस को डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया, देन तो कहां का नल पॉइंट मिलेगा? देन पहली बात, if nature and magnitude are same, then null point will be at midpoint of the line joining the two charges. यानी कि दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर सेम है, तो नल पॉइंट ठीक उनके बीच में नल पॉइंट मिलेगा, उनके ठीक बीच में नल पॉइंट मिलेगा। दूसरी बात, सारा पूरा जो पढ़ाया बेटा उसका पूरे का कंक्लूजन यह रख देता हूं। इफ nature is same but magnitude is different, if nature is same but magnitude is different, nature तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, then null point is between the two charges, उन दोनों चार्जेस के बीच में ही होगा, बट नियर टू स्मॉलर वन, देखो जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और सपोज Q2 इज ग्रेटर देन Q1, यानी कि नेचर सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, नल पॉइंट होगा, वो इन्हीं दोनों के बीच में ही मिलेगा, लेकिन ये इनका मिड पॉइंट है, इसी लाइन पे बीच में, इनके बीच में ही कहीं होगा, लेकिन किस तरफ होगा? छोटे वाले चार्ज की तरफ, कहीं यहां पर, यहां मिलेगा नल पॉइंट, यहां मिलेगा आपका नल पॉइंट। दो हो गई बेटा बातें। थर्ड देखो, अच्छे से समझ लो एक एक चीज, जितना पढ़ाया सबका कंक्लूजन ये है, ठीक है। सी देखो, सी इफ मैग्नीट्यूड is same but nature is opposite, magnitude same है, nature opposite, then null point is not found at any point, किसी भी पॉइंट पर हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब कहीं ऐसे कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, सिवाय एक पॉइंट के। कौन सा? इंफिनिटी। कौन सा? इंफिनिटी। ठीक। डी, इफ बोथ magnitude and nature are different, अगर दोनों मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों ही डिफरेंट हो, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन नल पॉइंट। मैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख के थोड़ा सा मिटा देता हूं ना, इसका मैं रीजन बताऊंगा, इसे जस्ट अगले लेक्चर में लिख सकते हैं, ये नहीं बोल रहा, लेकिन
नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन इसका रीजन और बता दो क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों नहीं लिख रहा हूं। तो इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर आर डिफरेंट देन नल पॉइंट इज फाउंड ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब वही वाली लाइन, जैसे ये हो गया क्यू, ये हो गया -4q, तो एक्सिस मतलब ये पूरी लाइन एक्सिस, ये पूरी लाइन एक्सिस। देन नल पॉइंट इज फाउंड ऑन द एक्सिस but not between the charges, but not between the charges. Instead, इनके बीच में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? Outside the charges, outside the charges, इन चार्जेस के इसी लाइन पे, लेकिन इन चार्जेस के आउटसाइड, यानी कि या तो उधर या इधर, उधर या इधर, नियर टू स्मॉलर वन, नियर टू स्मॉलर वन, नियर टू स्मॉलर वन। आई बात समझ में? अच्छा, आप देखो कहीं भी नल पॉइंट never found on the line which is, null point is never found on the line which is perpendicular to the axis or line joining the two charges। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर आप कोई भी लाइन बना लो, उस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं नहीं मिल रही है, केवल एक जगह, जहां पर, यहां पर इस लाइन पे मिल रही है। इस लाइन पे कहीं भी ऐसा आप सोचोगे इधर 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 एक लाइन बना लो, इधर एक लाइन, ना, कहीं नहीं। एक रूप में मिलेगी, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही मिलेगी, आउटसाइड, आउटसाइड या फिर चार्जेस के बीच में। और देखो और क्या हमने कंक्लूजन निकाला, null point does not depends on, या फिर ऐसे, इसको ऐसे लिखो, any charge at null point, any charge at null point, any charge at null point experiences no force। नल पॉइंट पर रखा हुआ कोई भी चार्ज, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगली बात इंपॉर्टेंट, यहां पर हम नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे। उस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात तो कर सकते हैं जिसको नल पॉइंट पे रखा गया है, लेकिन बाकी जो दोनों चार्जेस हैं उनके इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन चार्जेस को हमने इक्विलिब्रियम पे जबरदस्ती पकड़ के, किसी भी तरीके से जबरदस्ती उनको प्लेस कर रखा है, उनकी इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना इस बात को। Here the equilibrium of charges is not considered, उन चार्जेस के इक्विलिब्रियम को कंसीडर नहीं कर रहे, उस चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर रहे हैं जो चार्ज वहां पर प्लेस किया जाएगा उसकी तो कर रहे हैं, लेकिन जो चार्ज रखे हुए हैं उसकी बात नहीं कर रहे। इस पे ऐसे लिख देते हैं विच आर प्लेस्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इज नॉट कंसीडर्ड। कौन से चार्ज? जो रखे गए हैं, विच आर प्लेस्ड, जो प्लेस किए गए हैं। समझ में आया? नोट करो अच्छे से बेटा, ठीक है। बार बार देखो इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
ये समझ में आना बहुत जरूरी है, अच्छे से नोट करो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जो रखे हुए थे उन चार्जेस के इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी नल पॉइंट की, हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बाकी चार्जेस की भी। ठीक है, चलो आराम से बढ़िया से नोट करो। चलो।